मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 6 दिसंबर। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, रिसेंटली जो है पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए, तो उसके बारे में जानेंगे डिटेल से। उसके बाद साइक्लोन जवाद के बारे में देखेंगे और उसके बाद यूएपीए एक्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या होता है। तो 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक जो है ये मनाया जा रहा है, तो इसके बारे में देखेंगे। और सेंट्रल की एयर क्वालिटी कमीशन के बारे में जानेंगे। जो दिल्ली में जो पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कमीशन बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे NIRF रैंकिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन ए कॉमन स्केल इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो देखिए, जो NIRF रैंकिंग है, जो कि कॉलेज को रैंकिंग दी जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू, तो उसके बारे में देखेंगे लास्ट में। पहले हम बात करते हैं, पहला टॉपिक है हमारा बिल टू अमेंड प्रियम्बल। तो रिसेंटली देखिए, जो है प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, तो इनके द्वारा जो है अपने डिसीजन को रिजर्व कर दिया गया है, अभी डिसीजन नहीं दिया गया है। ठीक है। देखिए, प्राइवेट मेंबर, जैसे अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी, तो प्राइवेट मेंबर वो होता है जो कि एक मिनिस्टर ना हो। ठीक है। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि कोई बड़ी मिनिस्ट्री का पोस्ट हैंडल की हुई नहीं है, कोई बड़ी मिनिस्ट्री उसके अंडर में नहीं है, तो एक प्राइवेट मेंबर होगा। तो वही एक बिल जो है, प्राइवेट मेंबर हैं ये, केरला के बीजेपी पार्टी के हैं, KJ अल्फोंसोस। तो इन्हीं के द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए ये बिल ले आया गया है। तो देखिए, क्या क्या चीज़ जो है इसमें अमेंड करने की ये बात करते हैं। तो जो हमारे प्रियम्बल में है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो इसको अमेंड करके ये जो भी बिल पेश किए हैं उसमें दिया हुआ है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी। तो इसको जो है इससे रिप्लेस करने की बात है। और उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट वर्ड है, तो सोशलिस्ट वर्ड को इक्विटेबल वर्ड के साथ रिप्लेस करने की बात की जा रही है प्रियम्बल में। और उसके अलावा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रियम्बल में जो जोड़ा जाएगा इस बिल के थ्रू। और हैप्पीनेस वर्ड, तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हैप्पीनेस वर्ड भी जो है इस बिल में एज ए ऑब्जेक्टिव जो है वो जोड़ने की बात की जा रही है। तो मेनली देखते हैं, तो देखिए 4 इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट्स हैं हमारे प्रियम्बल में। पहला है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो हमारा संविधान होगा, उसको पावर कहाँ से मिलेगी। तो जो संविधान को जो पावर मिलती है वो भारत के नागरिकों से मिलती है, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसलिए जो पहली लाइन है हमारे प्रियम्बल की, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कि हम भारत के लोग। तो हमारे संविधान को जो पावर मिल रही है वो भारत के लोगों से मिल रही है। ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो गई पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड देखें तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, कि हमारा जो भारत है वो कैसा होगा, तो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। तो ये हमारे स्टेट का एक नेचर हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है वो अडॉप्ट किया गया था। अब देखिए, बात करते हैं प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल जो है, देखिए, जो बेरूबारी यूनियन केस था 1960 का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का एक भाग नहीं है। ठीक है। प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया था बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन बाद में अपने अपने ही जजमेंट को रिवर्स करते हुए केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बाद दोबारा से फिर LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को फिर से क्लैरिफाई किया कि हाँ, जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान की भाग है। प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये कोई पावर दे रहा है, जो हमारी विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसको कोई शक्ति दे रहा है या विधायिका की शक्तियों को प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर की पावर को जो है वो बढ़ा रहा है या लेजिस्लेचर की पावर को कम कर रहा है। ठीक है। तो प्रियम्बल जो है हमारा वो नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है। अगर वायलेशन होता भी है आपके राइट्स का प्रियम्बल के आधार पे, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। तो प्रियम्बल का जो नेचर है वो नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है। तो मीन्स इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब बात करते हैं कितनी बार अभी तक अमेंड किया गया है। तो देखिए, केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था कि जो हमारा बेसिक फीचर होगा, ठीक है, जो बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन का जो प्रिंसिपल है वो केशवानंद भारती केस 1973 से ही सामने आता है। तो उसमें ये कहा गया था कि प्रियम्बल हमारे जो प्रस्तावना है उसके जो बेसिक फीचर होंगे वो 368
आर्टिकल यूज़ करके अमेंड नहीं किया सकता, ठीक है। तो आर्टिकल 368 पावर देता है अमेंडमेंट की, कि पार्लियामेंट चाहे तो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस के थ्रू ये कहा गया कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकता है, लेकिन प्रेम्बल के जो बेसिक फीचर्स हैं वो अमेंड नहीं किए जा सकते हैं आर्टिकल 368 यूज़ करके। अभी तक सिर्फ एक बार जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा ही सिर्फ 1976 में एक बार अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, जब सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उसके बाद से अभी तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी साइक्लोन जवाद से। तो देखिए जो है बे ऑफ बंगाल से ये स्टार्ट हुआ है जो साइक्लोन स्टॉर्म है ये जवाद, और ये कहा जा रहा है कि ये आएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो लैंड एरिया है वहाँ तक ये पहुँचेगा। जवाद इसको नाम दिया गया है सऊदी अरबिया के द्वारा, ठीक है। जवाद ये नाम जो है वो सऊदी अरबिया ने दिया है इसको। जवाद का मतलब होता है लिबरल या मर्सीफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइक्लोन स्टॉर्म जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म नहीं है जैसे पहले के और जो फानी वगैरह साइक्लोन फानी वगैरह आ चुके हैं, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनसे थोड़ा वीक है ये। अब बात करें कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए जब पानी, जैसे जो समुद्र का पानी है, तो जैसे जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो खासकर जो जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ का जो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है, ठीक है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है, तो इस एरिया में ज़्यादा जो है सनलाइट पड़ती है। तो इस एरिया में जो समुद्र है तो वहाँ का जो वाटर है वो गर्म हो जाता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि वार्म एयर राइजेस अप, ठीक है। तो मीन्स जो भी गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। जब वो ऊपर उठती हैं तो वहाँ का जो स्थान है एयर का वो खाली रहता है, तो उस एयर को फिल करने के लिए जो ठंडी हवा है वो आके वो जगह लेती है, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है कि फिर वो हवा कुछ देर में गर्म होती है, फिर वो राइज होती है, फिर तो ये प्रोसेस चलता रहता है, और जिसकी वजह से जो है वो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो इस रीजन में क्या होता है कि सनलाइट जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है। इस एरिया में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ती है, तो जिसकी वजह से जो वहाँ का वो जो वाटर है और लैंड है वो भी गर्म होता है, ठीक है। और ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द सर्फेस द वार्म मॉइस्ट एयर ओवर द ओशन राइजेस अपवर्ड। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट पड़ने की वजह से जो वाटर के अराउंड जो एयर है तो वो एयर जो है वो ऊपर उठता है, ठीक है, क्योंकि गर्म हवाएं जो होती है वो हल्की होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल के रीजन में देखें तो नॉर्थ पोल साउथ पोल में ठंडी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हवा ठंडी होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, और जो इक्वेटर के और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच के जो रीजन्स हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ की हवाएं जो होंगी वो गर्म होंगी, जिसकी वजह से जो वहाँ पे एक लो प्रेशर बेल्ट जो है वो लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट होगा, और हमारे जहाँ जो ठंडी हवाएं हैं वो ज़्यादा प्रेशर एरिया क्रिएट करती हैं, ठीक है। फॉलोइंग विच कूल एयर रशेस टू फिल द वर्ल्ड। तो जो ठंडी, जब गर्म हवा ऊपर उठेगी तो जो ठंडी हवा होगी वो उसका स्थान लेने के लिए आ जाएंगी। उसके बाद वो फिर वो भी गर्म हो जाती हैं, जो ठंडी हवाएं हैं वो भी उस टेम्परेचर की वजह से गर्म हो जाती हैं, वो फिर वो ऊपर उठती हैं, फिर ठंडी हवा आएगी। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से जो है एक साइक्लोन हमें बनता हुआ दिखता है, ठीक है। अब बात करें कि ये जो स्पिन होता है साइक्लोन का, वो स्पिन किस रीज़न की वजह से होता है, ठीक है। साइक्लोन तो समझ गए कैसे बन गया। तो देखिए हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है, ठीक है। तो जो हाई प्रेशर एरिया है वो हाई प्रेशर एरिया जो है हमारे कोल्ड रीजन्स में ही बनेगा, ठीक है। जैसे नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया, तो इन्हीं रीजन्स में जो है वो हाई प्रेशर एरिया में देखने को मिलेगा। और जो आपका जो सेंटर का रीजन है, मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसके बीच का जो रीजन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वो लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो पोलर रीजन्स आर हाई प्रेशर एरियाज, अमाउंट ऑफ सनलाइट देयर इज लेस देन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ट्रॉपिकल रीजन्स के मुकाबले में जो पोलर रीजन्स होंगे, बर्फीले जो नॉर्थ साउथ पोल वाले हैं, तो वहाँ पे एक हमें हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो विंड्स हैं वो पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। मीन्स नॉर्थ पोल साउथ पोल है और बीच में यहाँ पोलर रीजन आता है, तो नॉर्थ पोल की जो विंड है वो इधर ट्रॉपिकल रीजन की तरफ बढ़ेगी, और साउथ से भी जो है वो ट्रॉपिकल रीजन की तरफ जो हवा है वो बढ़ेगी, ठीक है। देन कम्स द अर्थ मूवमेंट। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जो पड़ता है वो अर्थ के मूवमेंट से पड़ता है। जैसे वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ जो है वो मूव करती है, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसा तो नहीं, थोड़ा अब उसकी एक्सिस जो है वो एक्सिस पे अर्थ जो है झुकी हुई है, द अर्थ रोटेशन इज ऑन एक्सिस कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ द विंड। उसकी वजह से क्या होता है कि मीन्स अगर यहाँ समझें तो जैसे ये अर्थ है, यहाँ नॉर्थ पोल हो गया साउथ पोल, तो जो यहाँ से जो विंड आ रही है और जो यहाँ से विंड आ रही है, ये दोनों ऐसे ना जाके क्या करती हैं, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये दोनों डिफ्लेक्ट करती हैं तो इसकी वजह से एक रोटेशन, एक हमको स्पिन देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। इन द ट्रॉपिकल रीजन एज द स्पीड ऑफ स्पिनिंग ऑफ अर्थ इज हायर कंपेयर टू पोलर साइड ड्यू टू स्फेरिकल स्पेस। देखिए, और अर्थ के स्फेरिकल स्पेस होने की वजह से जो ऊपर की जो नॉर्थ और साउथ पोल का जो एरिया होगा वहाँ पे स्पिन उतने तेज़ी से नहीं होगा जितना यहाँ पे हो, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ। तो ट्रॉपिकल रीजन के से जो है अर्थ एक तरह से हम देखेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू, अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल में हम कंपेयर करें तो। ब्लोइंग फ्रॉम both the polar region, wind coming from the Arctic is deflected to the right while Antarctic deflected to the left side। तो जो आर्टिक से विंड आ रही हैं वो राइट की तरफ मूव कर जाती हैं, और जो एंटार्क्टिक से जो हवाएं आ रही हैं वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती हैं, ठीक है। दोनों के अपोजिट मूव कर रही हैं, तो इसीलिए एक साइकिल हमें यहाँ देखने को बनता है, एक स्पिन इसी वजह से आता है। सो विंड इज़ ऑलरेडी ब्लोइंग इन अ डायरेक्शन बट व्हेन इट रीचेज द वार्मर प्लेस कूल्स एयर स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड, ठीक है। तो जब ये हवाएं जो एक तरह से जब गर्म की जगह पहुंचती है तो वही सीधी बात है, ये जब वार्म एयर जो होंगी वो ऊपर हमें उठते हुए दिखेंगी, और जैसे ही वो ऊपर उठेंगी तो ठंडी हवाएं आएंगी वो जगह लेने के लिए। तो जितनी तेज़ी से वो वार्म एयर ऊपर उठती है उतनी ही तेज़ी से उस गैप को फिल करने के लिए ठंडी हवा जो है वो आती है उतनी फोर्स के साथ, ठीक है। जितनी तेज़ी से वार्म एयर ऊपर उठेगा उतनी ही तेज़ी से ठंडी हवाएं उस गैप को फिल करने के लिए आएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या होता है कि एक विंड का सर्कुलर मूवमेंट होता है, एक स्पिन हमें देखने को मिलता है, और वहाँ हमें साइक्लोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जितनी तेज़ी से जो वार्म एयर ऊपर उठेगी उतनी ही तेज़ी से ठंडी हवा उस जगह को लेगी, और उतना ही स्पीड हमें साइक्लोन का देखने को मिलेगा। इसीलिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा साइक्लोन उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। समुद्र के ऊपर का जो एयर का जो वहाँ टेम्परेचर है, जितना ही हाई टेम्परेचर होगा समुद्र का उतना ही हमको देखने को मिलेगा बड़ा साइक्लोन, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है अगर तो साइक्लोन भी बड़ा ही होगा। अब बात करें जब साइक्लोन अगर लैंड को हिट करता है तो क्या होता है। देखिए, बाद में साइक्लोन जब है एक तरफ से जब लैंड की तरफ जाता है तो धीरे धीरे जो उसका एक पावर है साइक्लोन का, तो प्रेशर जो है वो कम होता जाता है, उसके बाद जो है वो ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो मॉइस्ट एयर्स हैं जो ऊपर उठ रही हैं, ठीक है, जो गर्म हवाएं हैं, तो उसमें नमी ज़्यादा होती है, तो जब वो ऊपर उठती हैं तो वो जाके बाहर ऊपर जो है वो क्लाउड फॉर्म कर लेती हैं, और उसी की वजह से हमको बारिश तूफ़ान ये सब चीज़ें जो है साइक्लोन के टाइम में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूएपीए के बारे में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो देखिए, एक पर्सन को एक्यूज़ किया गया था अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए एक्ट के अंदर में, और उसको जेल में रखा गया था। तो बहुत लॉन्ग टाइम से जो है वो जेल में पड़ा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इतने ज़्यादा टाइम तक जो है आप किसी को यूएपीए के अंडर में आप इतने ज़्यादा टाइम तक जो है किसी को नहीं रख सकते, ये उसके फंडामेंटल राइट्स का जो है वॉयलेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ जजमेंट से कुछ हाईलाइट्स। While deprivation of personal liberty for some period may not be avoidable, the period of deprivation pending trial appear cannot be unduly long। तो देखिए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इतनी टाइम से जो है किसी का ट्रायल जो है पेंडिंग चल रहा है, या उसको मान लीजिए कि अगर जेल में रखा गया है उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है, तो ऐसा नहीं किया सकता, ठीक है, ज़्यादा समय तक, कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होगा। एट द सेम टाइम डिलीवरी ऑफ जस्टिस ए पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट, और ये कहा गया कि जस्टिस की डिलीवरी जो है वो एक ह्यूमन राइट का पार्ट है। एंड डिनायल ऑफ स्पीडी जस्टिस इज थ्रेट टू पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और अगर किसी को जल्दी न्याय नहीं दिया जाएगा तो लोगों का जो एक कॉन्फिडेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, जस्टिस में, न्याय में, जो एक लोगों का भरोसा है वो उड़ जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक तरह से जो भी जजमेंट्स हैं, ये इस पर कहा जाता है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है। तो वही एक आधार समझ लीजिए कि स्पीडी ट्रायल भी जो है वो भी एक राइट का, एक हमारे अधिकार का पार्ट है, ठीक है, एक ह्यूमन राइट का पार्ट है स्पीडी ट्रायल का। वंस इट इज़ नोन दैट अ मियरली trial is not possible and the accused has already suffered a significant period of incarceration, the court are obligated to enlarge and under trial on the bail। तो उसके बाद देखिए कहा गया कि अगर मान लीजिए ज़्यादा टाइम हो गया है उसको जेल में रहे हुए, और अगर बेल के लिए वो अप्लाई करता है तो कोर्ट को बेल देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इतने दिन से उसकी सुनवाई तो हुई नहीं है, और वो एक तरह से पता नहीं क्या, मान लीजिए कि उसने क्राइम ना किया हो फिर भी वो सज़ा काट रहा है, तो एक तरह से उसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट वहाँ पे जो है एक तरह से मजबूर हो जाती है उसको बेल देने के लिए। इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी केसेस पेंडिंग हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। The court noted that the case investigated by the NIA should be tried on day-to-day basis and have priority over other cases। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जो NIA जो भी केसेस वगैरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसको डेली टू डेली बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही केस को जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, बाकी केसेस को नहीं दे रहे हैं, तो सभी केसेस को जो है समान महत्व दीजिए।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल से। तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। और स्टार्टिंग जो हुआ इस फेस्टिवल का वो सन 2000 से स्टार्ट हुआ ये फेस्टिवल। तो देखिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है नागालैंड गवर्नमेंट, नागालैंड की जो सरकार है उसके द्वारा। और एक ये एनुअल टूरिज़्म प्रमोशनल इवेंट है जिसमें वहाँ के जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो इथनिसिटी है, डाइवर्सिटी है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं वो शो करते हैं, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि मीन्स नागालैंड के जो लोग हैं उन अपने कल्चर को और प्रमोट कर सकें, ठीक है। और बाकी के जो लोग हैं उनके उनके साथ एक इंटरेक्शन जो है वो बना सकें। तो अपने मेनली जो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। Highlights of Hornbill Festival include witnessing the cultural performance of different tribals of the Nagaland and North Eastern states। तो देखिए इसमें क्या होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल में जो नागालैंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो ट्राइब्स हैं तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सिटी टूर वगैरह या नाइट कार्निवल, आर्ट के एग्जीबिशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, फ़ोटो फेस्ट हो गया और बहुत सी चीज़ें जो हैं एक तरह से वो अपने कल्चर को जो है वो वहाँ पे लोगों के सामने जो है प्रदर्शित करते हैं। जो वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है फेस्टिवल का वो है हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोकल और इंटरनेशनल रॉक बैंड्स जो हैं वो आते हैं और अपना यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। तो ये वन ऑफ द मेजर हाईलाइट है हॉर्नबिल फेस्टिवल का। तो हॉर्नबिल देखिए हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो हॉर्नबिल जो है अपने यहाँ इंडिया में 9 स्पीसीज़ पाई जाती हैं हॉर्नबिल की। और 3 जो उसमें मेन इंपॉर्टेंट है, पहली है वृद्धत हॉर्नबिल, ठीक है। तो वृद्धत हॉर्नबिल जो है ये आप देख सकते हैं ये। उसके बाद दूसरी है ब्राउन हॉर्नबिल, जो सेकंड फोटो है ये ब्राउन हॉर्नबिल की है। और रिफोस नेक्ड हॉर्नबिल जो जो तीसरी फोटो है ये रिफोस नेक्ड हॉर्नबिल की है, ठीक है। और जो ग्रेट हॉर्नबिल है वो अरुणाचल प्रदेश और केरला की स्टेट बर्ड भी है। और उसके अलावा हम देखेंगे तो नारकोंडम हॉर्नबिल भी जो इंडिया में पाई जाती है, जो नारकोंडम आइलैंड है वहाँ पे हमें नारकोंडम हॉर्नबिल देखने को मिलती है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और एक बर्ड हॉर्नबिल के नाम पे दिया गया है जिसको नागाज लोग जो है बहुत एडमायर करते हैं इस बर्ड को। उसके अलावा देखेंगे तो देखिए हॉर्नबिल जो बर्ड है उसको पहले हंट वगैरह किया जाता था, उसके जो अपर बीक है जो उसकी चोंच है उसके लिए, और बाकी के जो फेदर्स वगैरह हैं तो फेदर्स वगैरह को मुझसे मुकुट वुकुट में हेड गियर्स में जो है लगाए जाने के लिए उसको यूज़ करते थे, एज ए कल्चरल सिंबल यूज़ किया जाता था, ठीक है। और सम ऑफ द एथनिक कम्युनिटीज़ इन द नॉर्थ ईस्ट स्पेशली बाय द निशीज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो निशीज़ लोग रहते हैं तो इनके द्वारा मेनली जो है इनके बीक को और इनके फेदर्स वगैरह को जो है ये लोग यूज़ करते थे। लेकिन बाद में एक 20 ईयर ओल्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाता है और उसके बाद जो है फाइबर ग्लास के बीक्स को अब ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले ये लोग जो है डायरेक्ट इनको बर्ड्स को किल करके यूज़ करते थे, लेकिन अब ये लोग फाइबर ग्लास बीक्स का यूज़ करते हैं, तो अब इसको उतना थ्रेट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेंटर्स एयर क्वालिटी कमीशन के बारे में। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अप्रूवल दे दिया है सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन को कि आप जो है एक इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स क्रिएट कर सकते हैं और एक फ्लाइंग स्क्वाड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि दिल्ली के जो एनसीआर के इलाके हैं, दिल्ली का जो इलाका है वहाँ पोल्यूशन को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये इस टास्क फोर्स का जो गठन है वो 2 दिसंबर को किया गया था। और टास्क फोर्स में 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे और इनकी जो मीटिंग होगी वो डेली ये 6 बजे जो है वो मिलेंगे। और ये टास्क फोर्स जो है ये एक तरह से जो भी पोल्यूशन कॉज कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कदम जो है पेनाल्टी वगैरह लगा सकती है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर अगेंस्ट वॉलेटर्स। जो भी वॉलेशन कॉज करेगा तो टास्क फोर्स या जो कमीशन होगा उस पे पेनाल्टी वगैरह लगा सकता है। तो इस समय देखिए स्टार्टिंग में 17 फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है स्टार्ट किए गए हैं। तो एक तरह से आज अचानक जो है चेकिंग करेंगे, सरप्राइज चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट जो है वो टास्क फोर्स को देंगे और बाद में कहा जा रहा है कि अभी 17 फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, बाद में इसको बढ़ा के इसकी संख्या 40 तक कर दी जाएगी। अब बात करते हैं सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन के बारे में। तो देखिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द एनसीआर रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 एस्टैब्लिश द सेट कमीशन। तो देखिए ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एनसीआर के रीजन में इस्टेब्लिश किया गया थ्रू 2020 जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021 के द्वारा इस कमीशन की स्थापना की गई है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है कमीशन का वो ये है कि जो आसपास के दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो और एरियाज़ हैं उनके साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके, रिसर्च करके, आइडेंटिफिकेशन करके और प्रॉब्लम्स के
जड़ तक पहुंच के पोल्यूशन का जो स्तर है उसको कम किया जा सके। तो आसपास के एरिया जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये सब जो एरिया हैं इनके जो इनकी सरकारें हैं इनके साथ मिल करके क्या सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, कहाँ से जो पोल्यूशन है वहाँ कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उसके इम्पैक्ट को जो है कम किया सके। क्योंकि ये जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी का एनसीआर का जो इलाका है तो वहाँ से जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी हमें दिल्ली में पोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो थी जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1998 में, उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब जो भी सारे कार्य होंगे वो किसके द्वारा देखे जाएंगे, तो वो अब देखे जाएंगे सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन के द्वारा, और इसके लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह बनाए हैं इन्हीं के द्वारा सब चीज़ें जो हैं देखी जाएंगी। बात करते हैं कि क्या फंक्शन होगा कमीशन का। तो कमीशन का फंक्शन होगा कि ये सभी राज्य सरकारें जो हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो इनके साथ मिलके एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, ठीक है, और उसके अलावा जो है एनसीआर के रीजन में पोल्यूशन कम करने के लिए प्लान वगैरह एग्जीक्यूट करें, ठीक है, कैसे कम किया जा सके। उसके अलावा जो एयर पोल्यूशन के जो सोर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाएं जिससे कि उसको कम किया जा सके। रिसर्च डेवलपमेंट करें और एक तरह से नेटवर्किंग का यूज़ करके या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का यूज़ करके जो है ये पोल्यूशन को रिड्यूस करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अब बात करते हैं क्या क्या पावर दी गई है, क्या कमीशन जो है वो क्या कर सकता है। तो ऐसे एयर क्वालिटी को अगर और ख़राब होती है तो जो है कुछ एक्टिविटीज़ को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक सकता है, कुछ चीज़ों पे जो है प्रतिबंध लगा सकता है। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो कॉज कर रहे हैं तो उसके संबंध में जो भी रिसर्च कंडक्ट करना होगा या कोई भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना होगा तो वो भी इनके पास ये पावर है कि वो कंडक्ट कर सकते हैं। और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए जो है कोड्स और गाइडलाइंस भी जो है वो जारी कर सकते हैं। वो गाइडलाइन एक तरह से जो दिशा निर्देश होते हैं वो जारी कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। इशूज डायरेक्टिंग ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन रेगुलेशन विच विल बी बाइंडिंग ऑन द कंसर्न पर्सन और अथॉरिटी। उसके अलावा कुछ निर्देश भी ये जारी कर सकते हैं और मान लीजिए जिसके लिए निर्देश जारी करते हैं तो उनको ये निर्देश जो है वो फॉलो करना ही करना होगा। वो निर्देश जो होगा वो एक तरह से बाइंडिंग होगा, ठीक है। इट में इम्पोज एंड कलेक्ट इन्वायरमेंट कंपनसेशन फ्रॉम फार्मर्स। और उसके अलावा ये फार्मर्स से जो किसान हैं उनसे एक तरह से इन्वायरमेंट कंपनसेशन भी जो है वो इम्पोज करके वो कलेक्ट कर सकते हैं। जो पोल्यूशन वगैरह कॉज कर रहे हैं जैसे स्टबल बर्निंग जो कर रहा है तो उस पर फ़ाइन लगा सकते हैं, उससे जो है एक तरह से फ़ाइन के रूप में पैसे जो है कलेक्ट किए जा सकते हैं अगर वो स्टबल बर्निंग करते हैं या कोई पोल्यूशन कॉज करते हैं तो। और जो कंपनसेशन होगा वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा हमारी केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग के बारे में जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करता है जो भी कॉलेजेस वगैरह को रैंक करता है। तो देखिए द रैंकिंग ऑफ स्टेट एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टुगेदर विद सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस यूजिंग द NIRF इज अकिन टू कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो देखिए यहाँ पे कुछ डाटा जो है वो रिलीज़ किए गए हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो देखिए जो 19 और 20 की जो रिपोर्ट थी ये बताया गया कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुल मिला के 1043 हैं, ठीक है। तो 1043 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिले इस सर्वे से, जिसमें से 48 जो हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 135 जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है और 386 जो है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। 5 इंस्टीट्यूशन अंडर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट, ठीक है, 5 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट के अंडर में आते हैं और 14 जो है वो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। 327 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखने को मिली हमें, एक स्टेट प्राइवेट ओपन यूनिवर्सिटी है। 36 आर गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, 10 आर गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी, 80 आर प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे तो अब बात करते हैं कंपेरिजन ऑफ फाइनल हेल्थ ऑफ स्टेट विथ सेंट्रल HEI, ठीक है। तो देखिए ए क्लोज स्टडी ऑफ एबव डाटा शोज दैट 184 आर सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन, 184 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा फंड किए जाते हैं, ठीक है। कुल मिला के जो 1043 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से 184 जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाता है। टू विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली एलोकेट्स इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन कॉन्ट्रास्ट टू इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। तो देखिए जैसे केंद्र सरकार जो है वो तो 184 इंस्टीट्यूशंस को फंड प्रोवाइड कर रही है, उसके अलावा जो है जो राज्य सरकार है वो भी कुछ फंड प्रोवाइड करती है। तो ये केंद्र सरकार जो है 1043 यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस में से केवल 184 इंस्टीट्यूशंस को जो है वो फंड करता है और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसको केंद्र सरकार भी जो है राज्य सरकार भी जो है वो फंडिंग करती है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को।
Central government earmarked the sum 7,686 करोड़ एंड 7,643.26 करोड़ टू IITs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए IIT के लिए 7,686 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार देती है, और जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए 7,643.26 करोड़ के आसपास जो है वो यूनियन बजट 2021 में दिया गया था। ठीक है। तो आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इनरोलमेंट द नंबर ऑफ द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इज़ द लार्जेस्ट। सबसे ज़्यादा जो है वो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स है वो हमें देखने को मिले। ठीक है। उसके बाद हमें स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ फॉलोड बाय स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद हमें स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिली हैं, उसके बाद स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ की संख्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिली है। अब बात करें कि हाउ NIRF रैंक्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो किस आधार पर जो है वो रैंकिंग NIRF के द्वारा की जाती है। तो देखिए जो ये पैरामीटर है ये कोर कमिटीज़ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा ये पैरामीटर सेट किया जाता है। IRF outlines a methodology to rank higher educational institution across the country, which is based on a set of metrics for the ranking of higher education institutions as agreed upon a core committee of experts set up by the Ministry of Human Resource Development, now Ministry of Education, Government of India। तो जैसे कि देखिए रैंकिंग करने का जो तरीका है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन चुकी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है ये कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, उसी के बेसिस पे जो है NIRF जो है यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करता है। NIRF रैंक्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन 5 पैरामीटर्स। देखें तो देखिए टीचिंग के आधार पे, लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी एंड परसेप्शन। तो इन पॉइंट्स के आधार पे जो है NIRF यूनिवर्सिटीज़ को जो है ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है रैंक करता है कैसी वहाँ पढ़ाई कैसी होती है। ठीक है, वहाँ लर्निंग आउटकम क्या है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं पढ़ाने के लिए, और जो रिसर्च कितना किया जा रहा है या जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो कितनी की जा रही है, और जो एक ग्रेजुएशन का जो आउटकम है वो क्या निकल के आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे जो है यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है। वेयर डू स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लैग ऑन NIRF पैरामीटर्स। तो अब ये बात उठी कि जो एज ए स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है राज्य के, तो वो कैसे NIRF में पीछे रह जाते हैं। तो देखिए टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स इंक्लूड मेट्रिक दैट इज स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो विद एन एम्फेसिस ऑन द परमानेंट फैकल्टी, कंबाइंड मेट्रिक फॉर फैकल्टी विद द क्वालिफिकेशन ऑफ PhD और एक्सपीरियंस, एंड फाइनल रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन। तो देखिए जो एक तरह से वहाँ स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, और जो डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं मीन्स PhD की वो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो क्या है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे जो है जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो स्टेट यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं हमको आगे देखने को मिलती है। उसके अलावा हमें स्टेट्स के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो एक हमें कम स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, फैकल्टी की, टीचर्स वगैरह की जो संख्या है उसमें कम देखने को मिलती है। इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फैकल्टी स्ट्रेंथ मोस्ट स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लैग बिहाइंड इन द क्रूशियल NIRF पैरामीटर फॉर रैंकिंग। तो इस स्ट्रेंथ की कमी की वजह से भी, टीचर्स की कमी की वजह से भी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग है वो हमें कम देखने को मिलती है। डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स हैज़ फर्दर वीकेंड द फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट फैकल्टी जो रेशियो होना चाहिए, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रेशियो होना चाहिए वो हमें कम दिखता है। ठीक है, मीन्स जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज़ करिए कि अगर 30 बच्चों, या मान लीजिए कि 30 बच्चों के अगर पढ़ाने के लिए अगर एक टीचर है, तो अगर मान लीजिए सेंटर में ऐसा नियम है कि 30 बच्चे हैं उसके लिए एक टीचर, एक प्रोफेसर है पढ़ाने के लिए, तो वहीं हमें सेंटर में देखने को मिलता है कि यहाँ पे 60 या 50 के आसपास जो है वो बच्चे हैं और उन पे केवल एक टीचर है। तो जो रेशियो है टीचर और स्टूडेंट्स का, वो रेशियो हमें जो है स्टेट में कम देखने को मिलता है, और सेंटर में जो है वो कम देखने को मिलता है रेशियो, और जो स्टेट है वहाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए स्टेट जो है वो रैंकिंग में पीछे हैं। उसके अलावा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस देखिए, जो यहाँ पे जो रिसर्च वगैरह किए जाते हैं स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं या जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है या जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह होंगे, तो वो जो है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो अच्छा देखने को मिलता है इन द कंपैरिजन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़। नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेबॉर्ट्रीज़, उसके अलावा लेबॉर्ट्रीज़ को और मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, एज मोस्ट लेबॉर्ट्रीज़ नीड ड्रास्टिक मॉडर्नाइजेशन इन कीपिंग पेस विद द टूरिस्ट मार्केट डिमांड। इट इज़ नो वंडर दैट स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर मिजरेबल इन द पैरामीटर एज वेल वाइट पिटेड अगेंस्ट सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। तो केंद्र सरकार के मुकाबले में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमको लेबॉर्ट्रीज़ की भी कमियाँ देखने को मिलती हैं, उतने मॉडर्नाइज लेबॉर्ट्रीज़ भी प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ जो है देखने को मिलता है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है कहीं ना कहीं यूनियन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले में पीछे ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।